तो वेलकम ऑल ऑफ यू इन सेकेंड पार्ट ऑफ इडियम एंड फ्रेजेस। देखिए, फर्स्ट पार्ट में तो हमने इमेजेस की हेल्प के साथ सीखे ही थे। सेकेंड पार्ट में इमेजेस के साथ साथ वर्ड्स के थ्रू अगर एक्सप्लेनेशन मिलता है तो उसके साथ करने वाले हैं। अब देखो, जैसा कि मेरा इडियम कहता है कि भाई रीना पुल्ड अ लॉन्ग फेस। क्या किया रीना ने? पुल किया एक लॉन्ग फेस सिंस हर हस्बैंड हैड नॉट अबाउट हर अ डायमंड नेकलेस। रीजन बता रहा है बिकॉज के सेंस में ये कि क्योंकि उसके हस्बैंड ने नहीं खरीदा था उसके लिए डायमंड नेकलेस ऑन देयर एनिवर्सरी। अब देखो, इमेज के थ्रू देखो, पुल करना मतलब खींच लेना, राइट, खींच लेना नीचे। अब कोई ज्यादा वो देखने की जरूरत नहीं है, मुझे देख के मतलब पुल्ड अ लॉन्ग फेस। हम बोलते ना, अरे भाई आज मुंह क्यों लटकाया हुआ है? तो हमारा मुंह कब लटका हुआ होता है? जब हम अपसेट या सैड दिखाई देते हैं, राइट, है ना। अब देखो ऑप्शंस क्या कहते हैं। टू बी यूफोरिक। देखो, यूफोरिक का मतलब होता है हैप्पी, वेरी हैप्पी। हैप्पी बोल सकते हैं, एक्साइटेड बोल सकते हैं, वेरी एक्साइटेड या हैप्पी। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखो, वेरी एक्साइटेड या हैप्पी, है ना। फिर एक उसमें है नेक्स्ट वर्ड, देखो क्या कहता है, एक्सटेटिक। एक्सटेटिक इज ऑल्सो अ फीलिंग, एक फीलिंग होती है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस भी बोल सकते हो। तो ये देखो, ये सब अपने आप में क्या लेकर के आ रहे हैं? हैप्पीनेस वाली फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कह रहा है कि भाई टू लुक सैडन्ड। अब मुंह लटकाने का मतलब तो मुझे वैसे ही समझ में आ गया, सैडन्ड ये मेरा जा रहा है। और इलेक्ट्रीफाइड का मतलब भी हैप्पीनेस विद एक्साइटमेंट, एक्साइटनेस के साथ में, है ना, ने किसी के अंदर एनर्जी आ जाना वाले भाव। तो देखो, ये और ये दोनों सेम भाव देते थे तो ये दोनों वैसे भी नहीं जाते। और इमेज देख करके पता चल गया, तो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, फुला लॉन्ग फेस का मतलब मुंह लटकाना, और मुंह लटकाने का मतलब दुखी होना। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, कोई इमेज नहीं है लेकिन यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट के बेसिस पर समझना। इजी डज इट। अब बच्चा कह रहा है आसान कर देता है, नहीं। इजी डज इट, इजी डज इट कई बार हमने देखा, इजी, इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी कई बार बोलते हुए सुना होगा आपने, टेक इट इजी। क्या कहना चाह रहे हैं भाई हम? आराम से करो ना। कोई ज्यादा हड़बड़ाहट दिखाता है तो हम क्या बोलते हैं उसको? भाई आराम से करो। ठीक है। तो इजी डज इट इज इक्वल टू टेक इट इजी, यानी आराम से करो। और उस आराम से करने में आदमी क्या करेगा? ध्यान से काम करेगा और धीरे काम करेगा। तो देखो, यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग रेयरली, रेयरली तो कभी कभी का भाव होता है। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग वायलेंटली, विगरस के तरीके से काम करना है, नहीं। यूज टू टेल समबडी टू डू समथिंग स्लोली एंड केयरफुली, यही बोलते हैं ना, अरे तो आराम से करो ना, ताकि उससे क्या होता है, काम अच्छा और सही होता है। यूज टू टेल समवन टू डू समथिंग हॉरिडली, ये भी नहीं होगा। क्लियर है? इजी डज इट इज इक्वल टू टेक इट इजी। नेक्स्ट देखो क्या कहता है। इसमें भी कोई पिक्चर नहीं है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 4 इडियम्स मेंशन है, तो चलो देखते हैं पहले सेंटेंस को समझ के क्या कहता है। आई थॉट साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी। स्टिक बाय मी की मतलब मुझसे जुड़े रहना या मेरे साथ रहना, है ना। तो क्या कह रहा है वो, कि मैंने सोचा था कि साधना वुड ऑलवेज स्टिक बाय मी, यानी कि हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे साइड बाय साइड रहेगी। बट वेन आई गॉट इन टू ट्रबल, लेकिन जब मैं किस में आया, जब मैं परेशानी में या मुसीबत में आया, है ना, शी टर्न आउट टू बी यानी प्रेजेंटेड टू बी,
कैसी बन के आई है, कैसी उसकी छवि आई, देखो, हार्ड नट टू क्रैक, ओपन सीक्रेट, फेयर वेदर फ्रेंड या व्हाइट एलिफेंट। अब देखो इन सबका अर्थ जो है मैं यहाँ इसके सामने एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपके लिए और ज्यादा इजी हो जाए। देखो, हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है कि भाई जिसके साथ आप डील नहीं कर पाओ, जिसको आप संभाल नहीं पाओ, अरे यार इससे तो मैं नहीं, इसको तो मैं नहीं झेल सकता भाई साहब, इसको डील करना बहुत मुश्किल है, तो हार्ड टू डील। ठीक है। ओपन सीक्रेट, रिवील करने वाला भाव हो गया ये तो रिवील की तो उसने कहीं अपने किसी सीक्रेट की बात नहीं करी, ऐसी कोई बात ही नहीं करी, तो ये भी नहीं आएगा। फिर आता है फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, फेयर वेदर से समझते हैं, फेयर वेदर है यानी कि मौसम कैसा है यार, फेयर है यानी कि सब कुछ उचित चल रहा है, हमने इट्स नॉट फेयर यानी ये बात सही नहीं है, तो ये कैसा मौसम, फेयर वेदर, कैसा वेदर, फेयर वेदर यानी कि सब कुछ अच्छा अच्छा, है ना। फिर उसके आगे लगा दिया फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि अच्छे समय में साथ देने वाला व्यक्ति, अच्छे समय में साथ देने वाला दोस्त। लेकिन दोस्त कैसे होने चाहिए थे भाई, हर हाल में। एक इडियम आ जाएगा थिक एंड थिन वाला, थिक एंड थिन पढ़ा होगा ना, जो अच्छे और बुरे दोनों में साथ देने वाला फ्रेंड है वो ही वॉज विद मी थ्रू माई थिक एंड थिन, वहां काम आ जाएगा। और ये उसका अपोजिट हो गया कि भाई शी वॉज अ फेयर वेदर फ्रेंड यानी कि बस जब मेरा समय अच्छा था तब तक वो मेरे साथ थी, और उसके बाद जब जैसी ट्रबल आया तो वो चली गई। और देखो व्हाइट एलिफेंट इडियम का अर्थ क्या होता है, सब जानते हैं, वाओ करके देखते हैं भाई व्हाइट एलिफेंट, अरे हमने सफेद हाथी देखा, महाराजा महाराजाओं के समय में भी होता था, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज में जाए तब भी होता था, है ना। पर क्या करता है, जो हम नॉर्मल जो एनिमल है हमारा एलिफेंट, ग्रे कलर वाला जिसको दिखता है, आप उसको देखते होगे, वो सवारियां भी लेके जा रहा है, उससे हम काम भी करवा रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, जब किसी राजा महाराजा को किसी से रिवेंज लेना होता था, द्वेषता रखते थे, तो क्या करते थे, उसको व्हाइट एलिफेंट गिफ्ट में दे देते थे, खरीदना नहीं पड़ता था, सामने वाले ने ले तो लिया एज अ गिफ्ट, लेकिन क्या होता था उसके साथ, उसको टेक केयर करना बहुत महंगा पड़ता है। पहला, उससे कोई काम नहीं करवा सकते, काम नहीं करवाओगे तो काम के बदले आपको कुछ मिल ही नहीं रहा, और उसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत कॉस्टली है। अब क्या हुआ, उस व्हाइट एलिफेंट की वैल्यू ही खत्म हो गई एज ए गिफ्ट में, तो कॉस्टली बट ऑफ नो वैल्यू, ये है। जैसे कोई सुंदर सुंदर बीवी ले आया है, काम घर का कुछ करती नहीं है, ठीक है, और मेकअप के सारे प्रोडक्ट्स चाहिए, तो मैं क्या बोलूं उसको, व्हाइट एलिफेंट ही बोलूंगी, वैल्यू कुछ है नहीं लेकिन महंगी बहुत पड़ रही है। चलो नेक्स्ट देखो, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट। देखो क्या कह रहा है, हिज पीएचडी डिग्री सीम्स टू बी पेनेलोप्स वेब। अब बच्चा पड़ गया कंफ्यूजन में कि ये एक्चुअली में पेनेलोप है क्या। देखो पेनेलोप वाज अ वुमन, 20s की कोई स्टोरी है ना, एक महिला थी जो किसी का इंतजार कर रही थी, है ना, लेकिन उसकी शादी करवाने के लिए लोग पीछे पड़े हुए थे। अब जब भी उसकी शादी करवाने की बात आती, वो बोलती कि भाई मैं है ना इन थ्रेड से एक वेब बना रही हूँ, जिस दिन ये वेब कंप्लीट हो जाएगा उस दिन मैं शादी कर लूंगी। क्या करती, दिन में पूरे वेब को वीव करती, है ना, और रात में जाके खुद ही उसको खोल देती थी, फिर नेक्स्ट डे वीव करती थी, फिर रात को जाके उसको खोल देती थी। तो जब नेक्स्ट डे कोई आता कि भाई शादी की बात करने, अरे पर मेरा अभी तक तो वेब कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो अब बोलते हैं कि भाई तुम्हारा काम हो गया है कि पैरेलल वेब हो गया है, यानी कि जो साला कभी हो ही नहीं पा रहा, है ना। तो क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट टास्क, डिफिकल्ट टास्क, अ सीक्रेट टास्क या एंडलेस टास्क, तो हम क्या बोलेंगे भाई एंडलेस टास्क है, जो कभी हो ही नहीं पा रहा है। फिर देखो, ऑन क्लाउड नाइन, हम हिंदी में बोलते हैं भाई साहब इसका तो ये काम हो गया, अब ये सातवें आसमान पर है ना। हिंदी में बोलते हैं सातवें आसमान पर, इंग्लिश में बोलते हैं ऑन क्लाउड नाइन। अब क्या समझ में आता है, सातवें आसमान पर कब बैठता है आदमी, जब बड़ा खुश हो जाता है, अरे बस अब तो खुशी खुशी है, अब सब अच्छा अच्छा है, तो एंग्री का भाव नहीं है, फ्लाइंग इन द स्काई का भी भाव नहीं है, वेरी हाई का भी भाव नहीं है, क्योंकि देखो दोनों सेम से ही हो गए। क्या बोलोगे भाई, बीइंग वेरी डिलाइटेड, कि भाई बहुत ज्यादा डिलाइटेड का मतलब होता है वेरी हैप्पी।
बहुत ज्यादा खुश। नेक्स्ट देखो, अ बिटर पिल। देखो दवाइयां आप और हम सभी खाते हैं, है ना। पर दवाइयां लेना किसको पसंद है, लेकिन खानी पड़ती है। कब खानी पड़ती है, जब हमारे शरीर की स्थिति खराब होती है ना। तो अ बिटर पिल कब होगी, जब स्थिति खराब होगी। अब इसको हम हेल्थ से नहीं, सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे। जैसे कभी हम ये भी बोल सकते हैं, इट्स अ बिटर पिल टू स्वॉलो। वैसे पूरा इडियम ऐसा होता है ना। पर एसएससी ने इसी तरह के बुक से पूछा कि अ बिटर पिल यानी कि कैसी स्थिति है कि भाई ये निगली तो नहीं जा रही है, लेकिन इसमें हम फंस गए हैं। तो क्या बोलोगे, फेसिंग डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, यस। टॉकिंग नॉनसेंस नहीं, आर्ग्यूइंग अननेसेसरीली नहीं, और गेटिंग फ्यूरियस इजीली भी नहीं। क्यों, क्योंकि कड़वी दवाई को बस ये समझ जाओ कि आपके शरीर की स्थिति खराब है, और अगर हम उसको लाइफ की सिचुएशन से कनेक्ट करेंगे तो हमारी लाइफ की स्थिति खराब है, जिसे हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, अंदर नहीं ले पा रहे हैं। अब दवाई कैसी है, जो ना निगली जाए और जो ना उगली जाए, वो वाली स्थिति। कैसी स्थिति हो गई, बुरी स्थिति हो गई, परेशान हो गया आदमी, कड़वी होने के कारण अंदर नहीं जा पा रही, दवाई महंगी होने के कारण बाहर नहीं आ पा रही, कैसे फेंक दूं, ना निगली जाए ना उगली जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्रिएचर तरीके से प्राणी मानते। अब इसको अगर मैं वैसे हिंदी में ट्रांसलेट करूं, क्रिएचर ऑफ हैबिट, प्राणी का आदत या आदत का प्राणी। इंग्लिश में क्या करते हैं, ट्रांसलेशन जब होता है तो रिवर्स ट्रांसलेशन होता है। क्रिएचर ऑफ हैबिट, तो रियल ट्रांसलेशन क्या क्या रहेगा, भाई ये तो आदत का प्राणी हो गया है। जैसे एक हम कई बार कहते हैं, वैसे बेसिकली हम क्या कहते हैं कि इंसान ना जीने के लिए खाता है, पर जब कोई पेटू बंदा हो गया है ना, वो क्या करता है, वो खाने के लिए जीता है। जस्ट रिवर्स हो गया। सेम चीज हम क्या बोलते हैं, इंसान की आदत, है ना। अब ये कह रहे भाई आदत वाला इंसान, यानी जो उसकी हैबिट चलती आ रही है ना, वो उसी को ही फॉलो कर रहा है। एज एन एग्जाम्पल देखो, इसको पता है मुझे मॉर्निंग में उठना है, अपना नाश्ता करना है, नाश्ता करके बाहर जाने का है, ठीक है। बारिश हो रही है, पता है कि भाई कोई सर्विस नहीं मिलेगी, कोई बस नहीं मिलेगी क्योंकि बारिश तेज हो रही है, लेकिन बंदा क्या कर रहा है, फिर भी अपना अम्ब्रेला लेके खड़ा हुआ है। तो ही इज द क्रिएचर ऑफ हैबिट, यानी कि कुछ बदलाव हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू चेंजेस वो अपने आप को डायनामिक नहीं बना रहा, है ना। अपने अंदर चेंज डाइवर्सिटी नहीं लेकर के आ रहा, वो क्या कर रहा है भाई, जो चल रहा है वैसा का वैसा ही चल रहा है। तो देखो क्या करेगा, अ मीन पर्सन नहीं, अ बैड हैबिट। अब इसको हम गलत आदत थोड़ी बोले, मान लो बेचारे में कोई अच्छी आदत भी तो ये भी नहीं बोल सकते। अ फेथफुल डॉग, डॉग तो कैसे नहीं आया। ये कहता है कि वन हु डज सेम थिंग इन द सेम वे, यानी कि सेम चीजें कर रहा है लेकिन सेम तरीके से कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल, कई बार हम ना कोई काम एक ही तरीके से कर रहे होते हैं, वो खराब भी जा रहा होता है, पर हम जब सही करते हैं लेकिन वापस उसी तरीके से करने लग जाते हैं, तो क्या होता है, कोई बदलाव नहीं आता। तो ये वही चीज है कि कोई व्यक्ति एक चीज को उस एक ही तरीके से करे, कोई नया नहीं लेके आए, यानी नो इनोवेशन। एक और चीज ले सकते हैं, ठीक है, चलो, हिट द रूफ। अब ये मैडम यहाँ तो बोल रहा है हिट द रूफ, और आपकी पिक्चर भी दिखा रही है कि ये बंदा ना हिट द रूफ कर रहा है। सब छोड़ो, अपन मूवीज देखते हैं, सनी देओल को देखते हैं। सनी देओल क्या करता है भाई, गुस्से में दीवार में मुक्का मार देता है, मारता है, हाँ बिल्कुल मारता है। साउथ साउथ मूवी वाले तो क्या करते हैं गुस्से में, भाई पैर को जमीन पे पटकेंगे अच्छा वाला और पूरी धरती हिल जाती है एंगर में। हम तो बॉलीवुड वाले हैं, तो चलो बॉलीवुड में हम तो इंस्पायर होते हैं एंगर को लेके सनी देओल से, ठीक है। पर ये ईडीएम जो ये पहले ही बन चुकी है, ठीक है। हिट द रूफ, गुस्सा आया और भाई साहब दीवार क्या छत फाड़ दी वाला सेंस। टू डिस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, नो। टू बिकम वेरी एंग्री, यस। जंप हाई, नहीं। प्ले जॉयफुली, नहीं। अभी मैं दो चार सनी देओल के डायलॉग बोल दूं तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना यहाँ पे। अब देखो ये क्या कहता है, एट अ लो एब,
एट अ लो एब। एब क्या होता है? भाटा। कैसा समय होता है? जब समुद्र का पानी किनारे से बिल्कुल हटके चला जाता है, तो क्या रह जाता है? एक बेजान बंजर सा किनारा। तो सेम चीज इस इडियम में ह्यूमन लाइफ के ऊपर इंप्लाई की गई है। कैसे? कि देखो, एक सैडन व्यक्ति बैठा है, खुशी खुशी आया होगा, मान लो एज एन एग्जाम्पल, खुशी खुशी आया, चलो यार समुद्र पे चलते हैं, बेचारा पहुंचा तो भाई पानी जा चुका था किनारे पे से। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखो, फिश भी दिख रही होगी आपको। जब समुद्र अपने पानी के साथ में ये सब चीजें लेकर आया हुआ तो मछली में भी बड़ी जान रही होगी, पर जब उसने किनारे को छोड़ के गया तो मछली जब वहीं रह गई तो मछली कैसी हो गई? डाई, डेड हो गई। ठीक है, तो लो एब का मतलब क्या है भाई? शक्तिहीन बोल दो, मूड का सैड होना बोल दो, आपके अंदर से लो एनर्जी होना बोल दो, सब चीजें इसके बेसिस पर डिफाइन कर दी कि लो एब का मतलब क्या है भाई? कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी वीक स्टेट में है या बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। ठीक है, एट अ लो एब यानी उसकी एनर्जी खत्म हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ऑफ एंड ऑन। अरे कभी कभी होता है ना, पेन होता है हाथ में, क्या कंटिन्यू? अरे नहीं, कभी हो रहा है कभी जा रहा है, कभी हो रहा है कभी जा रहा है, तो इसको बोलते हैं इरेगुलर। ऑन एंड ऑफ। तो क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट टू नहीं। रिमाइंड का मतलब तो याद दिलाना होता है। नो समथिंग थॉरोली, किसी चीज को पूर्ण रूप से जानना नहीं। नाउ एंड देन, अभी और तब, तब और अभी, अभी और तब। नाउ एंड देन मतलब कि कंटिन्यूटी के साथ नहीं, कंटिन्यूसली नहीं, लेकिन इरेगुलर है। अब देखो क्या कहता है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, क्या हुआ भाई? बड़ी ठंड है, हम तो सारे अपने ग्रुप में गए चिल मारने, एंजॉय करने, अब एक से खुन्नस आ गई, बेचारा बाहर निकाल दिया उसको ठंड में। है, चल तू बाहर निकल। दो स्थिति हो गई, एक तो हमने क्या कर दिया, उसको अपने आप से अलग कर दिया, है ना, ग्रुप से अलग कर दिया। तो लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है? अंडरग्राउंड जाना नहीं, छुपना नहीं, टू बी इग्नोर्ड। टू बी इग्नोर्ड यानी किसी को क्या कर देना? नजर अंदाज करना। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, नजर अंदाज करना। देखो इमेज के थ्रू दिख रहा है, सब लोग खड़े हैं लेकिन इसको कोई देख ही नहीं रहा, इसकी तरफ से कोई बात भी नहीं कर रहा है, इसको देख ही नहीं रहा। तो कैसी स्थिति है कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ब्रेक द आइस। बर्फ को तोड़ दो। देखो, जब माहौल ठंडा है ना, क्या बोल रहे हैं भाई? माहौल ठंडा होता है तो सब लोग कैसे होते हैं? शांत होते हैं, है ना। अब ये कह रहा है उस माहौल को तोड़ देने के लिए, तो क्या हल्ला कर देने के लिए कह रहा है? नहीं। देखो, ब्रेक द आइस का मतलब, जैसे आप देख रहे हो दो लोग हैं, दोनों आइस के अंदर हैं, क्या कर रहे हैं? चुपचाप खड़े, ना ये बोल रहा है ना वो बोल रही है, कोई नहीं बोल रहा, सब लोग शांत हैं। तो जब लोग, नए नए लोग जब आपस में मिलते हैं, मान लो हमने नए एक कोई सेमिनार रखा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुलाया, भाई यहाँ के तो क्या है ना, आजकल बच्चे तो बोलना चालू हो जाते हैं अननोन हो तो भी, बट इन रियल क्या होता है कि यार अनजान अनजान चेहरे देख के आदमी शांत बैठ जाता है। बट कोई उसमें से एक व्यक्ति, मानो उस पार्टी का होस्ट हो, सेमिनार का होस्ट हो, तो क्या करता है? आएगा, आपको कोई ना कोई टॉपिक देगा, आपसे कोई ना कोई बात करने की कोशिश करेगा, तो क्या करेगा? धीरे धीरे अपनी बातों से माहौल बनाने की कोशिश करेगा, और ग्रेजुअली सबके इंटरेस्ट की बात होने लग जाएगी तो सब आपस में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है माहौल बना देना। देखो, नर्वसनेस बिफोर अ परफॉर्मेंस नहीं, इल फीलिंग की तो बात ही नहीं आती, रिस्पेक्ट फॉर समवन का अचीवमेंट नहीं, टू से और डू समथिंग दैट मेक्स पीपल फील मोर रिलैक्स्ड। क्या हुआ? लोग क्या हो गए भाई? रिलैक्स्ड हो गए। पहले कैसे थे? नर्वस थे, सब नए नए चेहरे देख रहे थे, स्पेशली एट द बिगिनिंग ऑफ अ मीटिंग और पार्टी। क्लियर है? ब्रेक द आइस यानी कि माहौल बनाना। भाई अचानक से कर्मचारियों की बात कर लेते हैं, सबके पास मैसेज आ गया, बॉस ने 5 बजे सबको बुलाया। अब सब अपने पुराने कांड याद कर ले रहे हैं, यार कहीं मेरा मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा, कहीं मेरा मुद्दा तो नहीं उठ जाएगा। पर बॉस आया, बॉस ने आकर के कोई जोक क्रैक कर दिया, या किसी चीज की अचीवमेंट की बात कर दी, और थोड़ा सा सबको अप्रिशिएट कर देते तो लोग क्या हो जाएंगे? हम ईज हो जाएंगे, हम रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये वाली स्थिति इज कॉल्ड ब्रेक द आइस। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है,
दिस ईयर्स बजट इज अनलाइकली टू पास एज लॉ। इस साल का जो बजट है उसके पास होने की संभावना क्या है, नहीं है। क्यों नहीं है? सिंस द प्रेसिडेंट्स प्रपोज्ड बजट टिपिकली फेस अ जॉन्डिस्ड आई, क्योंकि प्रेसिडेंट के द्वारा जो बजट प्रपोज किया गया है ना, वो टिपिकली क्या फेस कर रहा है भाई, जॉन्डिस्ड आई। जॉन्डिस्ड आई का मतलब होता है नकारात्मकता। बट दिस वन हैज गॉटन इवन मोर स्पेक्टिसिज्म, यानी और भी शंका। और इस कह रहे हैं कि भाई कि जो इस साल का बजट है ना, एक तो वो पास नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बजट को सब लोग जॉन्डिस आई के साथ देख रहे हैं, है ना, यानी उसको नकारात्मकता के साथ देख रहे हैं, द्वेष देख रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ गलत है ऐसा सोच के देख रहे हैं। और लेकिन जो अभी वाला है ना, दिस वन जो उसने अभी पास किया है, हैज गॉटन इवन मोर स्केप्टिसिज्म, यानी उस पे तो और भी ज्यादा शंकाएं लगी हुई है। तो देखो, जेलिसी है, कॉन्फिडेंस है, रिजेंटमेंट है। जेलिसी नहीं, इसमें कोई जल थोड़ी ना रहा है। अब मान लो कोई पॉलिटिशियन है, अपना कुछ स्कीम लेकर के आ रहा है, हम लेकिन उसकी स्कीम को जॉन्डिस आई से देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि यार इससे कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है ना। तो कॉन्फिडेंस भी नहीं, गुडविल भी नहीं, क्या आएगा, रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है दैट यू होप समथिंग गुड इज नॉट गोइंग टू हैपन, कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, इसलिए मैंने एक ही वर्ड हिंदी में बोल दिया, नकारात्मकता। देखो, अ टाइम, एक ऐसा समय, व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, कि जिस समय पर पैसा जो है अनएक्सपेक्टेड, यानी जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो, है ना, उस समय पैसे की जरूरत पड़ जाए। तो अब इसके लिए कौन सा ईडियम है जो बेस्ट सूट करता है? अब देखो, यहां देखो क्या कहता है, अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, होता है अ रेनी डे, एक होता है रॉ डील, ए रैश ऑफ समथिंग, रैप ओवर द नकल्स। अब एक एक करके समझते हैं, देखो नीचे से समझते हैं। अ रैप ओवर द नकल, रैप क्या होता है, चोट, हल्की चोट। कैसी चोट, हल्की चोट, ठीक है। नकल्स क्या होते हैं, फिंगर्स, जॉइंट, ठीक है। चोट किस पे, फिंगर्स पे। ईडियम है, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझना। आप जब कुछ गलती करते हो स्कूल में, घर पे स्टडी करते वक्त, छोटे बच्चों में जब बचपने में क्या करती थी, टीचर आती थी, ये क्या लिखा है, ऐसे करके मार देती थी। घर पे कर रहे, अरे लिख क्यों नहीं रहे हो। आपको सीवियरली इंजर्ड नहीं किया जाता था, बट एक छोटा सा पनिशमेंट दे दिया जाता था ताकि आप क्या करो, इंप्रूव करो। तो अ रैप ओवर द नकल्स का मतलब भी क्या है, अ पनिशमेंट, अ लाइट पनिशमेंट बोलते हैं, है ना, अ लाइट पनिशमेंट फॉर इम्प्रूविंग, कि भाई इंप्रूव करो, क्या कर रहे हो, ठीक है, ये कहलाता है। फिर आता है अ रैश ऑफ समथिंग। अच्छा, आपने देखा होगा कभी कभी बॉडी पे रैश हो जाते हैं, रैशेस बोलते हैं हम, क्योंकि कभी भी एक रैश नहीं होता, है ना। अचानक से यहाँ से स्किन पूरी रेड हो जाती है, दिखता है यार रैशेस हो गए। तो रैशेस कैसे होते हैं, अचानक हो जाते हैं और बहुत सारे हो जाते हैं, पर लगते कैसे हैं, बुरे ही लगते हैं, है ना। तो अ रैश ऑफ समथिंग का मतलब भी क्या हो गया भाई, बैड सिचुएशन हैपनिंग सडनली। और बैड सिचुएशन ही नहीं बोलो, कोई भी चीज, समथिंग लिख देते हैं, है ना, समथिंग हैपनिंग सडनली, और वो भी इन लार्ज नंबर, ठीक है। क्या था ये, अ लाइट पनिशमेंट, ठीक है। अब आते हैं अ रॉ डील। रॉ का मतलब क्या होता है, कच्चा होता है। रॉ डील को समझना है, बेसिकली अक्सर हमने रॉ, क्रूड, क्रूड ऑयल के साथ पढ़ते थे, क्रूड ऑयल। रॉ के लिए क्या बोलते हैं, रॉ वेजिटेबल्स, रॉ फूड। अब देखो किसी को बोल दें कि भाई इट वॉज अ रॉ डील, तो मैं बोल रहा हूँ रॉ डील था भाई साहब, रॉ डील यानी कि बैड ट्रीटमेंट या रॉन्ग ट्रीटमेंट। एज एन एग्जाम्पल देखना, सुनना केवल,
किसी आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो है, और अगर वो आपको क्या करे, आपको खाना सर्व कर दे लेकिन कैसा, रॉ, ठीक है, आपको कैसा लगेगा कि यार इसने तो मेरे साथ गलत किया, मेरे को तो गलत तरीके से इसने ट्रीट कर दिया, रॉन्ग ट्रीटमेंट, है ना, रॉन्ग ट्रीटमेंट या रॉन्ग बिहेवियर इज कॉल्ड रॉ डील। अब आता है अ रेनी डे, जिसको मैं नीचे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, मान लो कोई इंसान है, अब उसको जॉब पे जाना है, ठीक है, जॉब पे जाना है लेकिन बारिश हो गई तो क्या होगा, वो जॉब पे नहीं जा पाएगा। और जब बेचारा जॉब पे नहीं जाएगा तो क्या होगा, उसकी सैलरी कट जाएगी, ठीक है। अब बेचारे महीने का उसका बजट चलता आ रहा है कि हाँ 500 इसमें लगेंगे, 1000 इसमें लगेंगे, 2500 का बिल आएगा, ये होगा वो होगा, तो उसका तो बजट डिसाइडेड है ना। अब पैसा उसका कटेगा, तो मैं बोल रही हूँ अरे तो कम से कम तुम्हें फिर थोड़ा पैसा सेव कर लेना चाहिए था, किस दिन के लिए, इस बारिश वाले दिन के लिए। तो अ रेनी डे क्या कहलाता है, जब अचानक से पैसे की जरूरत आपको पड़ जाए, इस कॉल्ड अ रेनी डे। अब उसके बाद उस समय में पैसा होता तो हो सकता है कि वो किसी और साधन से ऑफिस चला जाता जो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता रेनी वाले डे पे जाने के लिए, राइट। तो इसके लिए भी क्या बैठेगा, अ रेनी डे। इंस्टेड ऑफ कंफ्यूजिंग अदर्स, स्टेटमेंट कहता है कि दूसरों को कंफ्यूज करने के बजाय लेट अस कॉल अ स्पेड। अब बच्चा कह रहा है मैडम ए स्पेड रिपीट हो गया क्या, नहीं, कैसे हुआ, इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, कह रहा है कि भाई लोगों को कंफ्यूज करने की बजाय लेट अस कॉल, चलो कि एक स्पेड को स्पेड ही कहते हैं इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। कॉल अ स्पेड की मतलब है कि अगर स्पेड है तो स्पेड बोलो, उसको एक्स मत बोलो, है ना, उसको कुल्हाड़ी मत बोलो, उसको कोई इंस्ट्रूमेंट मत बोलो, किसी को मीठा दिखावा मत दो, जो सत्य है वही बोलो। तो जो जैसा है वैसा बताना। अब आपने गाना सुना होगा ना कि जब सामने वाले का फेवर करना है तब, सामने वाले के फेवर में रहना है तब, उससे हमें कुछ फायदा उठाना है तब हम क्या करते हैं, जैसा वो बोलते हैं हम वैसा बोलते हैं। पर एक व्यक्ति आके बोलता है और जहां पे हमें सामने वाले को फूल बनाना है तब भी हम क्या करते हैं, जो मीठा चुपड़ा होता है उसको वैसा सुनाते हैं, जो रियलिटी होती है वो नहीं बोलते, है ना। जब गाना सुना होगा ना आपने वो वाला कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, है ना। तो क्या था भाई, उसको बंदी पसंद थी इसलिए कह रहा है कि भाई तुम अगर दिन को रात कहो तो हम रात ही कहेंगे। फिर मैं बोलती हूँ नहीं भाई, कॉल अ स्पेड, जो सच बात है वही बोलो, है ना। तो देखो, प्रिटेंड सुपियोरिटी नहीं, रिमेन साइलेंट नहीं, रिमेन तो नहीं ना, कॉल क्या रहा है तो चुप कैसे रहने का बात है, स्पीक ट्रूथफुली, बी एट स्ट्राइव, स्ट्राइव का मतलब होता है झगड़ा, झगड़ा तो बाद में होगा जब तुम सत्य बता दोगे ऑडियंस को, है ना। तो ये है, फिर देखो क्या कहता है, आफ्टर मंथ्स ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट, कि भाई डेडिकेशन और एफर्ट के इतने महीनों बाद आई फाइनली कंप्लीटेड द मैराथन, तो मैंने क्या किया, फाइनली मैराथन कंप्लीट कर ली। तो आई कैन रियली डैश फॉर दिस अकम्प्लिशमेंट, जो मैंने अचीवमेंट पाई है, पूरा जो किया है उसके लिए अब मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन रियली ईट लाइक अ हॉर्स, आई कैन रियली अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, आई कैन रियली ब्लो हॉट एंड कोल्ड, और आई कैन रियली पैट माई सेल्फ ऑन द बैक। तो वैसे तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगता, आपने देखा होगा ना कि मैंने, आपने जब कुछ अचीव किया तो आपके बड़े लोग, मम्मी पापा टीचर सब आके कहते हैं शाबाश शाबाश, शाबाशी देते हैं, तो क्या करते हैं, आपकी बैक को पैट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पे खुद को ही पैट करने की कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि इतने महीनों के डेडिकेशन और एफर्ट के बाद में मैंने जब मैराथन कंप्लीट करे तो अब मैं अपने आप को वाकई शाबाशी दे सकता हूँ, ठीक है। तो पैट माई सेल्फ, ईट लाइक अ हॉर्स, घोड़े की तरह खाना क्या कहलाता है, टू ईट अ लॉट, अर्थात बहुत ज्यादा भूख लगना ही कहलाता है ना। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल, अप अ क्रीक विदाउट अ पेडल का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट
देखो क्रीक इज इक्वल टू नदी वाला भाव, ठीक है। अब कोई बीच नदी में आ गया, लेकिन अब उसके पास क्या नहीं है, पेडल नहीं है, यानी कि नाव नहीं है, तो क्या हो गया, फंस गया ना। तो क्या बोलोगे, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। फिर कह रहा है ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, हवा का ठंडा और गर्म चलना। अब हवा ठंडा और गर्म चलती है तो हम कैसे लगते हैं, अरे यार इस हवा का समझ में नहीं आ रहा, या तो ठंडी चल रही या फिर गर्म चल रही, ऐसे ही बोलते हैं हम। सेम इंसान के बिहेवियर के साथ भी बोलते हैं। कभी कोई तुमसे नरम मिजाज के साथ पेश आ रहा है, कभी वही व्यक्ति गर्म मिजाज के साथ पेश आ रहा है। तो ही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड, यानी कि कोई व्यक्ति क्या करता है, अपने बिहेवियर को या अपने ओपिनियन को बदलता रहे। कीप चेंजिंग ओपिनियन या बिहेवियर, ठीक है, मिजाज बदलते रहना। फिर देखो द लीडर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली इज इक्वल टू विधानसभा, है ना। अब जो वहां का लीडर है, वॉन द हार्ट, उसने दिल जीत लिए, किसके, ऑफ द मेंबर्स, लोगों के, जो वहां के मेंबर हैं, थ्रू हिज मेडन स्पीच ड्यूरिंग द सेशन इन स्टेट काउंसिल। वेरी गुड, दो लोगों का दिल जीत लिया उसने अपने भाषण से, मेडन स्पीच लिख दिया, स्पीच अपने सबको पता है कि स्पीच का मतलब भाषण होता है ना। कब, ड्यूरिंग द सेशन इन स्टेट काउंसिल, स्टेट काउंसिल के। अब कह रहा है क्या बोलू इसको, फाइनल स्पीच बोलू कि क्लोजर स्पीच बोलू, तो ये दोनों सेम भाव रखते हैं, हटा दो। फर्स्ट स्पीच बोलू कि लॉजिकल स्पीच बोलू, तो मेडन का अर्थ क्या होता है, प्राइम बोल दो, फर्स्ट बोल दो, या इनिशियल बोल दो, तो दोनों सबका अर्थ क्या निकलता है, पहले का ही भाव निकलता है। तो उसकी स्पीच कैसी थी, फर्स्ट स्पीच थी। क्लियर है। फिर देखो नेक्स्ट, द एंटायर स्पीच ऑफ द रिवाइवलिस्ट फेल फ्लैट with the crowd that was present there। देखो द एंटायर स्पीच ऑफ रिवाइवलिस्ट, रिवाइवलिस्ट कौन होता है, जो धर्म का वापस से पुनर्जागरण नहीं करते, वो पुनर्जागरण करता, और धर्म के ऊपर अपने भाषण देते हैं, हमारा धर्म ये कहता है, हमारा धर्म वो कहता है, वो वाले सेंस में। तो उसकी जो एंटायर स्पीच थी ना, वो फेल फ्लैट हो गई, ठीक है। विद द क्राउड दैट वाज प्रेजेंट देयर। अब फेल फ्लैट का मतलब क्या है, कई बार हम ना हिंदी बोलते रहते हैं, फिसड्डी हो गया उसका, तो किसी ने सुना ही नहीं उसका, तो मतलब क्या, फेल फ्लैट, जिसका कोई असर ही नहीं हुआ, है ना। मतलब उसकी स्पीच ने लोगों को कहीं पर भी इन्फ्लुएंस ही नहीं किया, फेल फ्लैट, सीधी गिर गई जाके, खत्म बात, फिसड्डी हो गई उसकी, किसी ने उसकी बात को तूल भी नहीं दिया। तो हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन, नहीं। हैड मॉडरेट इन्फ्लुएंस ऑन, नहीं, मॉडरेट भी नहीं आया। समवट, हैड समवट ऑफ अ रिजल्ट ऑन, नहीं, तो हैड नो इफेक्ट ऑन। फेल फ्लैट मतलब that can't have the intended result, जो परिणाम हमने सोच के काम किया वो नहीं हुआ। इसको एक और चीज बोल सकते हैं, अनसक्सेसफुल, ठीक है। ये रहा, नेक्स्ट बढ़ते हैं। माई ब्रदर ऑलवेज रिसीव्ड द लायंस शेयर ऑफ एवरी मील दैट वी हैड। अब मेरा भाई क्या करता है, हमेशा प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, लॉयंस शेयर, लायंस शेयर, शेयर मतलब हिस्सा, किसका, लायन का, ऑफ एवरी मील, हर खाने का, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, है ना, दैट वी हैड, जो हमें मिलता था, तो उसे हमेशा लायंस शेयर मिलता। लायन कौन है भाई, जंगल का राजा, लायन कौन है, जंगल का राजा, ठीक है। जंगल का राजा, इमेज सोचो कैसी होती है भाई, जो भी मिलेगा उसको ज्यादा ही मिलेगा, तो लायंस शेयर क्या कहलाता है, सबके कंपैरिजन में सबसे ज्यादा, वेरी स्मॉल पार्ट। शेर है भाई, जंगल का राजा है, कहां से कम लेगा।
पेट शेयर नहीं, द लास्ट बाइट नहीं, द मेजर पोर्शन यानी सबसे ज्यादा। We all have to pull our socks up for the upcoming board exam if we want to get outstanding grades. So we all have to कंपल्शन बताता है कि वी ऑल हैव टू पुल आवर सॉक्स अप, कि हम सभी को अपने क्या करना है, सॉक्स को ऊपर कर लेना है। सॉक्स को ऊपर कर लेना है का मतलब देखो, हिंदी इसका होता है कमर कसना। फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम इफ वी वांट टू गेट आउटस्टैंडिंग ग्रेड्स। अब देखो, पढ़े सभी रहे, ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ते सभी अपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग। पर जब ये ईडियम स्पेशली लगा दिया कि यू हैव टू पुल योर सॉक्स, यानी कि अब क्या कर लो, कमर कस लो, यानी कि जो चीज करते आ रहे थे उसको और बेहतर तरीके से करो, और वर्क हार्ड, वर्क हार्डर, यानी और ज्यादा मेहनत करने वाला भाव, है ना। तो कमर भी कब कसते हैं, जब पक्का इरादा करके और कठिन परिश्रम में लग जाते हैं, है ना, वो चीज कहलाती है। तो एक्ट इन प्रॉपर मैनर नहीं, वर्क हार्डर देन बिफोर, यस पढ़ तो सब रहे हैं, लेकिन अब क्या, अरे यार अब तो एग्जाम आ गए, अब तो रोज 3 घंटे पढ़ते थे अब 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो क्या कर रहे हो, अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर रहे हो और बढ़ा रहे हो, तो ये कहलाता है। अलग ही रिवाइव इंटरेस्ट नहीं आएगा, काम डाउन भी नहीं आएगा, यानी आपकी अपमान हो रहा है ना, तो भी आप काम डाउन रहो, ये वो कहता है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्या कहता है, ड्यू टू हर इम्पोवेरिज स्टेट मोस्ट ऑफ आवर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। अब देखो, इम्पोवेरिज्ड का मीन्स होता है गरीबी, दरिद्रता, ठीक है, पॉवर्टी से बना है। मोस्ट ऑफ हर रिलेटिव्स ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट। अब उसके जो अधिकांश जो रिश्तेदार है ना, ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट, यानी कि उसको अवमानना, अवमानना यानी अपमान के साथ उसको ट्रीट किया, ठीक है। केम इन हैंडी, अब क्या मैं ट्रीटेड हर विद कंटेम्प्ट के लिए केम इन हैंडी लगाऊं, इसका अर्थ होता है टू बी यूजफुल, टू बी यूजफुल, ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। टर्न अप देयर नोज एट हर, टू शो डिसलाइक या फिर डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। टर्न द कॉर्नर एट हर, टू चेंज द सिचुएशन, सिचुएशन को किस रूप में बदलना, पॉजिटिव वे में, ठीक है, ये रहेगा। फिर कहते हैं गेव अ वाइड स्पेस टू हर, एक होता है गेव अ वाइड बर्थ टू हर, ठीक है, इसका अर्थ होता है कि टू मेक डिस्टेंस, दूरी बनाना, हमने जगह दे दी उसको, जैसे है ना, मैं गई थी ट्रेन में, अरे मेरे पास एक व्यक्ति आके बैठ गया, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, मैं तो उससे दूर हो गई, हो गया, आपने उसको क्या दे दी, उससे दूरी बना ली। अब आपको हो सकता है कि आपको लगे कि यार ये इंसान अच्छा नहीं है, इससे आने वाले टाइम में आपको खतरा हो सकता है, जितनी देर का आपका ट्रैवल है आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है, इसलिए आपने क्या किया, दूरी बना ली। तो गैव अ वाइड स्पेस का मतलब होता है दूरी बनाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लेट द डस्ट सेटल। देखो सीधी सी बात है, कुछ वो ज्यादा मुझे भी नहीं लगता कि इसको पढ़ने में भी कोई कंफ्यूजन होगा। सेटल हो जाने दो, यानी कि उसको बैठ जाने दो, किसको, डस्ट को। देखो जब मिट्टी उड़ती है तो क्या होता है, हमें सामने कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है, पर जैसे ही हवा चलना बंद हो जाती है और मिट्टी वापस बैठ जाती है तो क्या होता है, चीजें क्लियर हो जाती है। क्लियर है, ज्यादा कंफ्यूजिंग चीज नहीं है, सेम चीज है। देखो ऐसा हुआ, धूल चल तो दिख नहीं रहा था, धूल धीरे धीरे जैसे बैठने लगी तो विजिबिलिटी आने लगी। अब क्या ऐसा कौन सा सेंस देता है, टू मेक यूज ऑफ ए सिचुएशन, नहीं, वेट फॉर द अदर पर्सन टू मेक अ मूव, कि सामने वाला कोई एक्शन ले उसका मैं इंतजार करूं, नहीं। टू मेक अ स्पेस टाइडी, किसी जगह को साफ करना, नहीं। टू वेट फॉर अ सिचुएशन टू बिकम क्लियर और सर्टेन, ये तो अपन ने इसको प्लेस के अकॉर्डिंग समझाया, वही बात इडियम अप्लाई कहां होती है, सिचुएशन पे, लाइफ की सिचुएशन पे। तो लाइफ की सिचुएशन में क्या बोलोगे,
कि मान लो कोई स्थिति ऐसी है ना, जिसका आपको प्रॉपर अंदाजा ही नहीं लग पा रहा कि अरे यार हो क्या रहा है, कोलाहल मच चुका है पूरे में, तो क्या बोलोगे? यार एक बार शांत हो जान दो, एक बार फिर सबकी सुन लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि करना क्या है, कि चीजें क्लियर तो हो, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हुआ क्या। किसी ने आके बोल दिया अरे यार तेरे भाई को मार दिया, तेरी बहन को मार दिया, ऐसा हो गया, दोनों भाई बहन लड़ रहे हैं, और जाके पिताजी ने पीट दिया बिना किसी की सुने। क्या करते? पहले दोनों को अलग तो हो जाने देते, दोनों की बात तो सुनते कि किसने क्या क्या, उसके बाद वो भी अपना मूव लेते, है ना। तो पहले सिचुएशन को क्या करने देना है, क्लियर करना है और सर्टेन होने दो कि भाई निश्चितता है किस चीज की, है ना। तो लेट द डस्ट सेटल। फिर देखो, रणवीर नेवर हैज द हैबिट ऑफ मेकिंग अ बी लाइन, कि रणवीर को कभी भी आदत ही नहीं है मेकिंग अ बी लाइन की फॉर हिज एकेडमिक एक्टिविटीज। अब क्या कह रहा है, देखो दोनों चीजें हैं। ये है रणवीर जिसको आदत नहीं है बी लाइन बनाने की, है ना, और ये लड़की जिसने बी लाइन बना दी। अब देखो क्या होगा, ये पहले पहुंचेगा, है ना, ये पहले पहुंचेगा या ये लड़की पहले पहुंचेगी। तो बी लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, राइट। स्ट्रेट लाइन होगी तो जल्दी भी पहुंचोगे और सीधी लाइन भी क्रिएट करोगे। तो देखो, बिहेविंग अबनॉर्मली नहीं, सेलेक्टिंग इनकंसिडरेबिलिटी इनकंसिडरेटली नहीं, गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक यस। तो रणवीर नेवर, उसको हैबिट ही नहीं कि वो चीजों को सीधा रखे और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करे वाली स्थिति, ठीक है। इमीडिएटली रिस्पॉन्डिंग टू थिंग्स नहीं। फिर देखो नेक्स्ट क्या कहता है, इडियम कहता है द कंपनी अंडरस्टूड दैट। वैसे तो मैं एक बात बोलूं, अगर लगे ना कि आपको इडियम क्लियर दिख रहा है तो पूरे स्टेटमेंट को भी रीड करने की नीड है नहीं, अंडरलाइन किया हुआ आ जाता है क्वेश्चंस में कई बार, तो आपको पता है कि आपको इसका अर्थ ढूंढना है, ठीक है। द कंपनी अंडरस्टूड दैट दीज स्मॉल प्रोटेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज रिगार्डिंग लो वेजेस वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। कंपनी ये समझ गई थी कि जो ये छोटा छोटा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कर रहे हैं, किस चीज के प्रति कर रहे हैं, लो वेजेस, यानी उनका वेतन बहुत कम है उसके प्रति वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, उनको ये समझ में आ गया था कि क्या है ये, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी कि ये तो सिर्फ हमें छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, बट इन रियल अंदर से बहुत बड़ी समस्या है वाला भाव। क्यों? क्योंकि देखो आइसबर्ग आप भी देख सकते हो, मैंने इमेज में इसलिए एक्सप्लेन किया है कि ऊपर से तो हमें सिर्फ इतना सा ही दिखता है, पर उसकी गहराई देखो उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा है। अब देखो, अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम, ठीक है, यहां तक सही लग रहा है। द टोटल साइज विच इज नॉन एग्जिस्टेंस, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं भाई एग्जिस्ट तो करता है तभी तो खड़ा है वो पानी के बीच में। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज सॉल्वेबल, बिल्कुल भी नहीं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम विच इज रियली नोटिसेबल, सिर्फ नोटिसेबल। अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ ए प्रॉब्लम द टोटल साइज ऑफ विच इज रियली मच ग्रेटर, लेकिन उस समस्या का जो साइज है वो कहीं ज्यादा बड़ा है। बिंसीज मदर केप्ट हर कार्ड्स क्लोज टू हर चेस्ट, क्या किया, बिंसी की मदर ने अपने कार्ड्स को क्लोज टू चेस्ट रखा, ऐसे रखा। अब देखो सिंपल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा। जब आपने देखा होगा कि जब कार्ड्स प्ले करते हैं तो लोग अपने पत्तों को क्या करते हैं, छुपा के रखते हैं, छुपा के रखते हैं ताकि कोई देख ना ले। तो उसी चीज से लाइफ की सिचुएशन पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, चीजों को छुपाना, है ना। डिसाइडेड टू शो मोर अफेक्शन, नहीं। इन्फॉर्म दैट ऑल द कार्ड मस्ट बी केप्ट सेफ, नहीं। केप्ट हर पर्सन मनी बाय हरसेल्फ, नहीं। केप्ट हर प्लान्स एंड थॉट्स हिडन, यानी अपने प्लान्स को और अपनी थॉट्स को क्या रखा, क्लोज रखा, किसी के पास उनको जग जाहिर नहीं होने दिया वाला भाव। ठीक है। लूसीज कंसिडेरेट कंडक्ट विद हर कलीग्स, कंसिडेरेट कंडक्ट होता है, कंसिडेरेट का मतलब होता है विद प्राउड, ठीक है, थोड़ा घमंड वाला जो उसका कंडक्ट है। कंडक्ट आप जानते हो कि ना, बिहेवियर, आचरण, है ना। विद हर कलीग्स यानी अपने साथ के जो सहकर्मी उनके साथ, हैज लेफ्ट हर हाई एंड ड्राई, तो इस आचरण ने उसको कैसा बना दिया भाई साहब, हाई एंड ड्राई, यानी कि ऊपर हो और बिल्कुल सूखी स्थिति में हो गए हो, यानी आप नीचे भी नहीं उतर पा रहे हो क्योंकि आप ऊंचाई पर हो,
और आप ऊपर सेटिस्फाइड भी नहीं रह पा रहे हो क्योंकि ऊपर बड़ी सूखापन है, यानी कि अब आप ऐसी स्थिति में हो कि आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, तो आप कैसे हो, हेल्पलेस। ठीक है, इम्पोवरिश्ड नहीं या सराउंडेड बाय पीपल तो वैसे ही नहीं रहा, क्योंकि आप तो घमंड की वजह से सातवें आसमान पे चढ़ के बैठे हुए हो, है ना, आपकी तो आंखें ही सातवें आसमान पर ही है, ये डिलाइटेड के सेंस में नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं। तो ये था आपका सेकंड पार्ट ऑफ ईडियम। आई होप आपको समझ आया हो, और ट्राई कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें अपने साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। थैंक यू सो मच।